Hi there, let's prepare for class 12th English grammar. Today our topic is how to remove adverb to, or you can say our topic is to change the given sentences into complex sentence and complex sentences into simple sentence based on adverb to. If you remove adverb to, they can also be said to change from affirmative to negative and negative to affirmative, and in other words you can also say that this sentence can be a transformation from a clause to a simple and simple to a clause. That's why we are going to solve all the problems based on adverb to. तो हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और इस तरह से सीरीज़ ली है जो कि बोर्ड में भी पहले से PYQs रहे हैं, और इतना ही नहीं, हमने इस सीक्वेंस में इनको आपको सिखाने की कोशिश हमने करनी है कि आपको इससे अलग बोर्ड में कुछ भी नया देखने को ना मिले। कहने का मीन यह है कि हम आपको ऐसे सीक्वेंस में यहाँ पर सिखाने जा रहे हैं जो इजी टू डिफ़िकल्ट होगा, और साथ साथ ये बोर्ड के क्वेश्चंस भी होंगे, और साथ साथ अगर आप इन सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि इसके बाद करने के लिए आपके पास कुछ रहता है। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, ही इज too old to walk। तो यहाँ पर मीनिंग है कि वह इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता। तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे कुछ इस तरह से। हमें यहाँ पर एडवर्ब टू इसको कहते हैं, ये आपका इन्फिनेटिव टू है। तो टू ओल्ड, तो जब भी हमें ये सिंपल सेंटेंस के अंदर ये आपको स्ट्रक्चर दे रखा हो, सिंटैक्स दे रखा हो, जिसके अंदर आपको इज, आर, एम, वॉज, वर या कोई वर्ब के साथ एक बार एडवर्ब टू हो, दूसरी बार इन्फिनेटिव हो, तो आप क्या करते हैं, ये देखते हैं कि क्या ये सब्जेक्ट दोनों में काम कर रहा है। ही ओल्ड है और ही को ही वॉक करना है। तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि आप लिखते हैं ही इज, और इज के साथ आप करते हैं ये जो आपने टू लिखा, इस टू को आप सो में बदल देते हैं, ही इज सो, और इसके बाद आप ओल्ड को एज इट इज़ लेते हैं। अब आया आपका ये पार्ट, इसको हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है। इसे आप चेंज किस तरह करेंगे, इसको आप चेंज इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर दैट लिखेंगे और यही सब्जेक्ट दोबारा से यहाँ लिखेंगे। अगर आपका ये पार्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पर आप कैनॉट लिखेंगे, कैनॉट, और ये यहाँ पर आपको ये वॉक लिख देना है, कैनॉट वॉक। तो हमने क्या चेंज किया, अच्छे से समझ लें क्योंकि आने वाले एग्जाम्पल्स इतने इजी नहीं होंगे। ही यहाँ पर ओल्ड है और ही सब्जेक्ट ही को वॉक करना है, तो दोनों तरफ आपको ही लाना है। तो आपने पहले टू की जगह सो कर दिया और इन्फिनेटिव की जगह इतना सारा दैट ही कैन नॉट लिख करके ये वर्ब एज इट इज़ उतार दी। तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमने यहाँ पर इसको एनसर्कल किया है, तो ये रेक्टेंगल में जो क्लोज किया है हमने, ये आपका टू की जगह सब्स्टिट्यूट होने वाला पार्ट है, और TOO एडवर्ब की जगह आपको केवल सो लिखना है। इसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने कहा शी वॉज टू डल टू बी टॉट। शी वॉज टू डल टू बी टॉट, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, और इस दूसरे एग्जाम्पल के अंदर हमने ये सिंपल का एस लिया और ये हमारा कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पर इसको बनाया है। अब हम इस सिंपल सेंटेंस को क्या बनाने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। चाहे तो आप कॉम्प्लेक्स कह लें, चाहे आप नेगेटिव बना लेना कह लें, दोनों ही सही होंगे। अब इस सेंटेंस में क्या ख़ास बात है, इस सेंटेंस में ख़ास बात यह है कि जो आपका यहाँ पर शी है, शी बहुत डल है, और टू बी टॉट को पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये टू बी टॉट क्या है। टू बी टॉट जो है हमारा पैसिव वॉइस है, किसका, टू बी टॉट पैसिव वॉइस है इन्फिनेटिव टू का। अगर हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो
तो इसका इन्फिनेटिव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक सेंटेंस लेते हैं, सपोज करिए ही हैज़ टू टीच मी। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई हमारा पहले आ जाएगा, आई के लिए हम हैव टू करेंगे, हैव टू बी टॉट बाय हिम। तो पहले हम इतने हिस्से को समझ लें कि जब भी आपको टू बी प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा हो तो आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये क्या है, आपका टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आपका एक्टिव वॉइस है, और ये जो हैव और टू बी प्लस थर्ड फॉर्म है ये आपका पैसिव वॉइस है। अब हमें इतना दे रखा है यहाँ पर, तो बस इतना शॉर्ट में जान लीजिए कि टू बी प्लस थर्ड फॉर्म आपका पैसिव वॉइस है और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आपका एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ पर हमें पैसिव वॉइस दिया है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में एक ख़ास बात याद रखनी होती है कि जो आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट हमेशा ने का काम करता है, और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा को का काम करता है, को। तो ही ने ही ओल्ड होने का काम करना है, ही ने ही वॉक करने का काम करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ने का असर है, लेकिन वह इतनी डल है। अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में लिखते हैं यहाँ टू टीच, अगर हम यहाँ टू टीच लिखते तो टू टीच में आप क्या करते कि इसमें ने का सेंस आता, और टू बी में को का सेंस आता है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। को पर हम इतना जोर इसलिए दे रहे हैं, हमने कहा शी वॉज टू डल, यानी शी बहुत ज़्यादा डल है। कौन डल है? शी, कि उसको पढ़ाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो शी है किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो शी वह इतनी डल है कि उसको पढ़ाया नहीं जा सकता, तो हमने यहाँ पर अपने आप से मान लिया बाय वन कि कोई उसे पढ़ा नहीं सकता। तो कोई उसे पढ़ा नहीं सकता का मतलब है कि शी केवल इतना वर्क कर रही है, शी टॉट के लिए नहीं जा रहा है, शी का वर्क टॉट के लिए यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आइए इसका सॉल्यूशन हम कहाँ निकालते हैं? इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या निकालेंगे? शी वॉज, टू की जगह हमने क्या कर दिया? सो, शी वॉज सो डल। इसके बाद हमें दैट लगाना है टू की जगह पर, दैट। अब अगर हमें इसे पैसिव वॉइस बनाना है कि कोई भी उसे नहीं पढ़ा सकता, तो यहाँ पर जो शी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर शी किसके लिए आएगा? इसको यहाँ पर एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए हमें लिखना है आई हैव टू टीच हर। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम हर का क्या करेंगे? शी हैज़ टू बी टॉट बाय, पीछे चला गया, शी हैज़ टू बी टॉट बाय मी। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि जो आपका ऑब्जेक्ट था वो पहले आ गया और पढ़ाने वाला पीछे चला गया। तो यानी यहाँ पर शी को पढ़ाया जाना है और पढ़ाने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमने यहाँ बाय वन अपने आप से मान लिया। और ये बाय वन लिखा जाए या ना लिखा जाए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बाय वन नहीं लिख रहा है। तो किसको पढ़ाया जाएगा? जो डल है। तो हम यहाँ शी की फॉर्म लिख देंगे, दैट शी could not be, that she could not be taught। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने ये किया कि आपने शी, यहाँ पर को का काम कर रहा है, यहाँ पर शी ने का काम कर रहा है, यानी डल होने का काम किसने किया? शी ने। और शी यहाँ पर को ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले ला करके, जैसे कि हमने यहाँ से शी हर को पहले लाकर शी किया, तो शी कुड नॉट बी टॉट बाय वन। आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपने लिखा दैट, ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर जो बाय वन है, या यहाँ पर अगर हम बाय वन लिख लें, बाय वन ये मान लीजिए, तो हम इसे वापस ला कर लिखेंगे दैट वन कैन नॉट
टीच हर। और इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम वन और नॉट को मिला दें तो आप लिखेंगे नोबडी कैन टीच हर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसी सेंटेंस को एक बार फिर कम वर्ड्स में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज का हमारी सीरीज का दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दिस बॉक्स वॉज टू हैवी टू बी लिफ्टेड। अब इस सेंटेंस के अंदर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमें टू बी के साथ यहाँ पर लिफ्टेड दिया गया है, जबकि पहले एग्जाम्पल में टू के साथ फर्स्ट फॉर्म थी। तो एक बात आप समझ लीजिए कि ये टू बी लिफ्टेड क्यों बना। ये टू बी लिफ्टेड जब भी आए तो यहाँ को का सेंस आता है, को, और जब हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो ने का सेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा टू लिफ्ट तो इसका मतलब है ने उठाया, ये एक्टिव वॉइस में आता है। अगर हम यहाँ को लिखें तो ये आएगा टू बी लिफ्टेड। तो जब भी टू बी के साथ थर्ड फॉर्म आपको नजर आए तो वह पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। और को की शुरुआत अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में भी है तो अपने आप में वह ऑब्जेक्ट होता है, और ने वाला हमेशा यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। तो दिस बॉक्स वॉज टू हैवी, तो अगर हम इसको इतना पार्ट करें तो यहाँ पर दिस बॉक्स सब्जेक्ट है, लेकिन टू बी लिफ्टेड ये जब यहाँ पर बॉक्स आएगा तो पैसिव वॉइस है। तो सबसे आसान तरीका तो एक तो यह है कि हम क्या करें, इसका आंसर लिखने में दिस बॉक्स वॉज, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप हमेशा की तरह से टू की जगह सो करेंगे, वाज सो, और उसके बाद आप लिखेंगे हैवी। और जब आप टू को यूज़ करते हैं तो दैट लिखते हैं, दैट। यहाँ पर ये बॉक्स दोबारा आना है, और बॉक्स के लिए दोबारा में हम प्रोनाउन लिखेंगे। पहली बार में नाउन, दूसरी बार में प्रोनाउन, दैट इट कुड नॉट बी लिफ्टेड। तो यहां पर क्या हुआ कि बॉक्स को नहीं उठाया जा सकता। अब लिफ्टेड के लिए क्या आएगा, कुड नॉट बी लिफ्टेड बाय वन, किसी के द्वारा भी। अब यहां पर को वाले में क्या आ गया, टू बी लिफ्टेड पैसिव वॉइस हुआ, तो हम इसको एक्टिव वॉइस भी बना सकते हैं कि इस बाय वन को हम लिखें दैट वन कुड नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। तो यहां पर वन किसने उठाना है, वन ने उठाना है, और बॉक्स अलग है। तो जब हमारे सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है। दूसरे, जब भी आपको टू बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो या तो आप इस ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन यहाँ रख देंगे, या फिर सब्जेक्ट वन अपने पास से लगाकर इसे एक्टिव वॉइस कर देंगे। ये आपको बताना था। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको ये समझनी है कि जो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म है वो पैसिव वॉइस के अंदर आएगा, और टू प्लस जो लिफ्ट है वो हमेशा एक्टिव वॉइस के अंदर आएगा। इसी सेंटेंस को हम एक बार फिर दोबारा लिखते हैं, दिस बॉक्स वॉज सो हैवी दैट। अब यहां पर वन और नॉट आया तो इसे लिख दो नो वन कुड लिफ्ट इट। तो ये हमने एक्टिव वॉइस में लिया, तो किसने उठाना है, नो वन ने। किसको उठाना है, बॉक्स को। अब इसे आप जब इधर ऐसे करके घुमाएंगे तो इट इधर रह जाएगा और ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ये दूसरा आपका तरीका हुआ। अब चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, जो कि थर्ड टाइप का सेंटेंस है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें फॉर के साथ एक प्रोनाउन लिखा हुआ मिला। ये फॉर मी हो सकता है, फॉर हिम हो सकता है, फॉर यू हो सकता है, फॉर देम, फॉर अस हो सकता है। तो इसकी बिगिनिंग कैसे करेंगे रिमूव टू करने में, आइए देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज, तो यहाँ पर आप जानते हो कि टू की जगह तो सो आपको लगाना ही है। इज सो
और आगे जो एडजेक्टिव है वही लगाना है आपको। इज सो डिफिकल्ट। अब यहाँ से आपको एक काम करना है कि दैट लिखा आपने, दैट आपको लिखना ही था, और सब्जेक्ट की जगह पर आपको मी का आई करना पड़ेगा। क्योंकि आई क्वेश्चन है, कौन है डिफ़िकल्ट, क्वेश्चन सॉल्व कौन करेगा, मी। तो एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई इन्फिनेटिव या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म किसी भी प्रोनाउन या नाउन के बाद आए तो उसने वह काम करना होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पर लिखें आई एम टू टीच यू, तो इसका मतलब है कि आई ने पढ़ाने का काम करना है और जो बाद में आए उसको पढ़ाना है। लेकिन अगर हम ये कहें आई एम, इसको ऐसे नहीं, आई हैव यू, यानी मेरे पास आप हैं, टू टीच। यहाँ हैव की जगह मैं ये भी कर सकता हूँ आई वॉन्ट यू टू टीच, मैं चाहता हूँ आप पढ़ाएं। अब टू टीच से पहले यू आया तो यू ने काम करना शुरू किया, यानी पढ़ाने का काम यू करेगा, हम तो केवल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर टू टीच के बाद यू आया था तो यू को पढ़ना है, पढ़ाएगा आई। तो ये आपकी समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पर क्या आया, फॉर मी टू टीच, तो यानी मी ने पढ़ाना है, और अगर मी ने पढ़ाना है तो दैट के बाद मी आई में बन जाएगा, क्योंकि आप इसको क्लोज में बनाने जा रहे हो। ये जो आपका सेंटेंस है ये सिंपल में है, केवल एक ही वर्ब है और टू सोल्व वर्ब नहीं है क्योंकि वो इन्फिनेटिव है। तो उस इन्फिनेटिव को अब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सबऑर्डिनेट क्लोज में तोड़ रहे हो। तो आप क्या कहोगे, आप इसको इस तरह से लिखोगे दैट आई कैनॉट, कैनॉट हमेशा एक कंबाइंड वर्ड में आप बनाएं, आई कैनॉट सोल्व। सोल्व को हम ब्लू ही इंक से लिखेंगे क्योंकि ये आपका वही फिक्स वर्ड है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर कलर नहीं बदलना है। तो इसको ध्यान से सुन लीजिए आप कि अगर आपके पास कभी भी यहाँ पर फॉर मी आ जाए तो फॉर मी का आपने आई किया, इसी तरह से फॉर हिम का आपने ही करना है, और फॉर देम का आपको दे करना है, और इसके बाद अगर यहाँ प्रेजेंट है तो वहाँ कैन नॉट, और अगर पास्ट है तो कुड नॉट आप लगाएंगे। आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये रिमूव टू वाला सेंटेंस देता है और कहता है कॉम्प्लेक्स बनाओ तो आपको ये बनाना है, और अगर आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया, कह दिया इसको सिंपल बनाओ तो आपको इस टू में चेंज करना है। अगर आपको एडवर्ब टू वाला सेंटेंस दे दिया और आपसे कहा कि इसको नेगेटिव बनाओ तो ये सेंटेंस यूज़ करना है, आपसे कहता है अफर्मेटिव बनाओ तो इसे करना है। तो ये क्वेश्चन कई एस्पेक्ट से, कई रूपों में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 है ही इज़ टू इग्नोरेंट, इसमें अगला टू है ही नहीं। अब इसके आगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ फुल स्टॉप ना लगा करके सपोज ये कर दें फॉर मी या कुछ और इस तरह का फ्रेज, तो आपको यहाँ इस फॉर मी को दूसरे वाला जो अभी पीछे फॉर मी गया है से मैच नहीं करना है। उस फॉर मी के बाद एक इन्फिनेटिव और दिया था, यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो इस अकेले एडवर्ब टू को आप करते हैं या तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाकर, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या इसको आप एक्सप्रेस करते हैं एक्सट्रीमली से। एक्सट्रीमली किसको, इस अकेले एडवर्ब टू को इन टू वेज में आप चेंज करते हैं। तो जो आपका सॉल्यूशन यहाँ होने वाला है वह सॉल्यूशन आपका होगा ही इज एक्सट्रीमली इग्नोरेंट, और इसका जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वो होगा ही इज इग्नोरेंट,
और आगे आप लिखेंगे लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आप लास्ट में लिखते हैं। और अगर आप एक्सट्रीमली लिखें तो एडजेक्टिव से पहले लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर यहाँ फॉर मी है तो लास्ट में फॉर मी आपका लग जाएगा। कैसे? ही इज़ एक्सट्रीमली इग्नोरेंट फॉर मी, ही इज़ इग्नोरेंट फॉर मी, तो फिर आपको फॉर मी बीच में डालना पड़ेगा। नंबर 5 में हम देख रहे हैं ही इज़ नॉट टू क्विक टू कैच यू। तो हमने देखा कि नॉट अब की बार पहले दे दिया जबकि पिछले किसी सेंटेंस में नॉट नहीं था। तो इसकी क्या मीनिंग निकलेगी यहाँ पर? ही इज़, वह इतना तेज़ नहीं है कि आपको पकड़ सके। तो टी और टू का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आगे नेगेटिव ही आएगा। आपको ये बात संभालना सीखनी पड़ेगी। और इस तरह से अब हमारा जो यहाँ पर इस सिंपल से जो हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या रिमूव टू करेंगे तो हम लिखेंगे ही इज़ नॉट सो क्विक। और जो हम अगले पार्ट में कैन लिखते हैं वो कैन भी हो सकता है, इज़ एबल भी हो सकता है और विल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे ही इज़ नॉट सो क्विक दैट ही विल कैच यू। तो यहाँ पर हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा सेंस कह रहा है कि वह इतना तेज़ नहीं है कि तुम्हें पकड़ सके, यानी तुम्हें पकड़ने के लिए उसके पास इतनी पावर नहीं है। तो हम सीधा सा बनाएंगे ही इज़ नॉट सो क्विक दैट ही विल कैच यू। तो यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, ये स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में शी इज़ टू क्लेवर नॉट टू सी थ्रू योर ट्रिक्स। तो यहाँ पर हम थ्रू में टी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब की बार टू अगले पार्ट में आया, पिछली बार टू पहले पार्ट में था। तो पहले इसके सेंस को सही से निकालना सीखें। वह इतना क्लेवर है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी ट्रिक को नहीं देखे। तो आप देखेंगे कि अगली बार नॉट 2 बार आया है। ऐसा नहीं हो सकता कि वह आपकी ट्रिक को ना देख सके। थोड़ी देर के लिए अगर हम इस टू को यहाँ से हटा लेते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? वह इतना क्लेवर है कि आपकी ट्रिक्स को नहीं देख सकता। फिर तो क्लेवर की जगह बेवकूफ़ होना चाहिए था। तो कि ना देख सके, तो इसको हम सॉल्व कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। हम लिखेंगे शी इज़ सो क्लेवर दैट, अब एक नोट हमें पहले दे रखा है दैट ही कैन नॉट सी थ्रू योर ट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ वह इतना क्लेवर है कि तुम्हारी ट्रिक्स में नहीं देख सकता, जबकि नोट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। यानी इस टू में आपका नोट आता है और इस नोट में एक नोट बाहर से मौजूद है। तो जब 2 बार माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, यानी ये नोट और ये नोट दोनों मिलकर प्लस हो गए। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से चेंज ये आएगा कि हम यहाँ पर कैन और नोट दोनों ही हटा देंगे और हम लिखेंगे दैट ही कैन सी थ्रू योर ट्रिक्स, या हम यहाँ लिखेंगे दैट ही विल सी थ्रू योर ट्रिक्स। मान लीजिए हमने कहा कि मैंने आपको नहीं देखा। दूसरा सेंटेंस है मैंने आपको नहीं देखा। तो नहीं मना कर रहा है नहीं के लिए, तो इसका मतलब हो गया मैंने आपको देखा है। तो नहीं यानी डबल नेगेटिव होने पर पॉजिटिव हो जाता है, यानी नहीं देखा को मना कर रहा है इज इक्वल टू मैंने देखा। तो ऐसे ही यहाँ पर आपका जो ये नोट अगर बाहर आ गया है तो ये नोट आपका अंदर वाले नोट से कट जाएगा और यहाँ पर आपका विल या कैन हो जाएगा। और विल और कैन की जगह हम आपको बता दें एक नया रूल, आप इज़ एबल टू सी भी कर सकते हैं और ये क्लोज की क्लोज रह जाएगी क्योंकि यहाँ पर इज़ आपको दे रखा है। ये रूल्स आपको थोड़े से अनयूजुअल लग सकते हैं लेकिन स्मार्ट तो है ही। और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके जो रूल्स जनरली देखे गए हैं
वे आपके बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट तक देखे गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस एग्जाम्पल नंबर 7 में हम फिर एग्जाम्पल नंबर 5 के पास लौटे हैं और फिर देख रहे हैं कि अब की बार नेवर जो आया है या नॉट जो आया है वो एडवर्ब के पार्ट में आया है और एग्जाम्पल नंबर 6 में ये इन्फिनेटिव पार्ट में था। तो आप जानते हैं कि जब ये नेवर हमारे एडवर्ब 2 के पार्ट में होता है तो हम इसको एज इट इज़ रखते हैं। इट इज़ नेवर सो लेट, ये ऐसे ही रहता है और अगले वाले के सेंस को हम समझेंगे। पिछली वाले में हमने नॉट हटाया था क्योंकि सेंस वहाँ कुछ और था, यहाँ पर है इसका मीनिंग हम ये निकालेंगे कि कोई भी आदमी अपनी गलती को सुधारने में कभी देरी पर नहीं होता है। इट मीन्स कि जब समझ जाओ जब ही सवेरा, कुछ आपने ऐसा सुना होगा। अगर आप अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो कभी देरी नहीं होती। इट मीन्स हम ये कहकर बहाना नहीं कर सकते कि भाई टाइम निकल गया अब क्या सुधारें, हमेशा जब समझ आ जाए जब सुधारें, यानी अपनी गलती सुधारने के लिए कभी कोई लेट का बहाना नहीं कर सकता है। तो इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, मेंड माने इम्प्रूव करना, गलती सुधारना। तो इट इज़ नेवर सो लेट दैट, कोई कभी भी इतना लेट नहीं है दैट, जब भी हमें सब्जेक्ट ना दे रखा हो तो हमें वन लगा देना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। दैट वन कैन नॉट मेंड, यानी कोई भी कभी इतनी देरी में नहीं है, कभी किसी का वक्त इतना नहीं निकला कि वह सुधर ना सके, अर्थात सुधरने के लिए सारी उम्र आपकी, कभी भी आप सुधर सकते हैं। जब समझ में आ जाए जब सुधर सकते हैं तो इसके अंदर यहाँ कैन नॉट मेंटेन रहेगा और ये नेवर अपनी जगह रहेगा। तो इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से बैठ करके स्टडी करेंगे और आप देखेंगे कि जितने भी प्रैक्टिस सेट्स के अंदर बोर्ड में आपके एग्जाम्पल्स आए हैं, अगर आपने इन 7 एग्जाम्पल्स को कई बार करके देखा और इनके आंसर्स आप एक जगह मैच करके रख लें और फिर इनको सॉल्व करें, फिर आंसर मैच करें, फिर सॉल्व करें, फिर आंसर मैच करें, तो आपको लगेगा कि रिमूव 2 से आप बिल्कुल फारिग हो गए हैं, आप बिल्कुल एंटायरली अपने अंदर स्किल्ड हो गए हैं। आई थिंक कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए इन सारी वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।